Good morning, students. After discussing the Newton's first law and second law, today we will discuss about the Newton's third law of motion. ठीक है, यानी कि न्यूटन ने जो थर्ड लॉ दिया था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो थर्ड लॉ क्या दिया था? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस में। ठीक है, क्या बोला जाता है? फॉर एवरी एक्शन, जो भी हम एक्शन करते हैं उसका इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। इक्वल का मतलब एक जैसा ही, जितना आप एक्शन लोगे उतना ही वो रिएक्शन करेगा। अपोजिट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है? अपोजिट होगी। तो कैसे हम इसको मान लेते हैं? जैसे मान लो एक बॉडी ले लेते हैं। ठीक है, ये बॉडी जो है तो दूसरी बॉडी के ऊपर 100 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। ठीक है, 100 न्यूटन फोर्स के साथ इसके साथ स्ट्राइक कर रही है, तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये बॉडी भी क्या करेगी? इस बॉडी के ऊपर भी 100 न्यूटन की ही फोर्स अप्लाई करेगी, बट एक की करेगी अपोजिट डायरेक्शन में करेगी। कैसे अपोजिट डायरेक्शन होगी? क्योंकि इसकी डायरेक्शन अप्लाई करने की इस तरफ है, जबकि ये जो बॉडी है इस डायरेक्शन में इसको अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो क्या बोला जाता है न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली? फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट एक्शन। एक्शन किया इसने और इक्वल एंड अपोजिट एक्शन इस बॉडी ने इसके ऊपर कर दिया। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि ये ज्यादा कम फोर्स लगा रही है और ये ज्यादा फोर्स लगाएगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर मैं दीवार में एक पंच मारूंगा, जितनी फोर्स के साथ मैं पंच मारूंगा इस दीवार के ऊपर, तो उतनी ही फोर्स के साथ मेरे हाथों में भी लगेगी। ठीक है, तो मेरा हाथ भी उतनी ही फोर्स के साथ वो इंजर्ड होगा। तो दिस इज कॉल्ड द for every reaction there is equal and opposite reaction called as the Newton third law of motion। क्या बोला जाता है इसको? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखी जाएगी इसकी? इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास दो बॉडीज कंसीडर कर लेते हैं, बोथ आर इन द कॉन्टैक्ट। ठीक है, कॉन्टैक्ट में मान लेता हूं इनको। तो ये बॉडी ए और ये बॉडी बी है। तो बॉडी ए जो इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रही है, ठीक है, तो इसको एब्रिविएशन कैसे लिखी जाएगी? फोर्स ऑन बॉडी बी ड्यू टू ए। बी पहले लिखेंगे और ए बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये फोर्स जो अप्लाई हो रही है बी के ऊपर हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? ए की वजह से हो रही है। उसी तरह से बी जो इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो इसको कैसे लिखूंगा? एफ ए बी। इसको कैसे लिखूंगा? एफ ए बी। ठीक है, एफ ए बी का मतलब क्या हुआ? फोर्स ऑन बॉडी ए ऑन ए ड्यू टू बी। किसकी वजह से लग रही है? बी की वजह से लग रही है। तो मैथमेटिकल फॉर्म न्यूटन सेकंड लॉ की, that is FAB will be equivalent to the negative of VA। ठीक है, मतलब अगर मैं इस नेगेटिव साइन को हाइड कर देता हूं तो क्या मतलब हुआ? दोनों फोर्सेस क्या है? इक्वल है, क्योंकि बीच में साइन कैसा लगा है? इक्वल का साइन लगा है, तो दोनों वेक्टर फॉर्म है, तो उसका मतलब दोनों फोर्सेस क्या हो रही है? इक्वल है। बट नेगेटिव साइन यहाँ पे शो कर रहा हमें कि बोथ फोर्सेस विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों फोर्सेस कैसी हो रही है? अपोजिट डायरेक्शन में। एक इस डायरेक्शन में लग रही है तो दूसरी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस जो होती हैं, जैसे मान लो रॉकेट प्रोपल्शन। ठीक है, रॉकेट प्रोपल्शन का केस हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। रॉकेट अगर जब भी हम लॉन्च करते हैं तो क्या किस लॉ के ऊपर मूव करता है? न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, कैसे? देखो, रॉकेट अपनी फ्यूल को बर्न करेगा, तो बर्न करके वो गैसेस प्रोड्यूस करेगा, तो वो गैसेस जो होती हैं बड़ी फोर्स के साथ नीचे की तरफ जाती हैं। गैसेस की डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो ये क्या कर रही है? एक्शन कर रही है गैसेस। किसके ऊपर? एयर के ऊपर एक्शन कर रही है। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विल बी अप्लाइड ऑन रॉकेट। तो इस एप्लीकेशन की वजह से ही रॉकेट जो है वो आप ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर हम देखो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर हम सरफेस पर चल रहे हैं तो दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, अगर हम इस तरह से मानते हैं, जैसे मैं आगे की तरफ चलता हूं तो मैं ये कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग द फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, मैं क्या फोर्स अप्लाई कर रहा हूं? फोर्स अप्लाई कर रहा हूं किसके ऊपर? अर्थ सरफेस के ऊपर। तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विल बी अप्लाइड बाय द अर्थ सरफेस ऑन मी। ठीक है, तो इन दैट वे न्यूटन्स थर्ड लॉ इज हेल्प इन एवरी एक्शन इन आवर डेली लाइफ। ठीक है, तो इस तरह से एप्लीकेशंस में काम आता है ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। दैट इज ऑल अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ठीक है, जो एप्लीकेशंस हम करेंगे दीज आर द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस। ठीक है, ये काफी टाइम आपको एग्जाम तक पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे हम एक सिंगल एक लॉ के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन करेंगे। दिस इज द कॉम्बिनेशन फॉर ऑल थ्री लॉस, यानी कि जहां जहां पे हमें जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली वो लॉस को अप्लाई कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो न्यूटन्स के लॉस की एप्लीकेशन को हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन आती है हमारे पास
फोर्स कार्ट प्रॉब्लम। पहली एप्लीकेशन क्या आती है हमारे पास, फोर्स कार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। यानी कि हम फोर्स और कार्ट की प्रॉब्लम को स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे एक्चुअल में कैलकुलेट ये करेंगे, क्योंकि कार्ड का एक अपना मास होता है और फोर्स यहाँ पे ये डॉट जो मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ फोर्स के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये फोर्स जैसे ही कार्ड को अपनी तरफ पुल करेगा तो फोर्स का जो अपना मास होगा, कार्ड का अपना मास होगा, तो टोटल इन दोनों की वजह से जो टोटल एक्सेलरेशन जो इसमें प्रोड्यूस होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करना है। क्योंकि हमने न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंगली ये पढ़ा हुआ है, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये स्टडी करते हैं कि जो एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द मास, ठीक है। मास इतना ज्यादा होगा तो, लेकिन यहाँ पे केसेस अलग हो जा रहे हैं। क्यों, ये कार्ड है, कार्ड का मास हम अलग मान लेते हैं, कार्ड का मास मान लेते हैं स्मॉल एम है। यहाँ पे फोर्स है जो उसको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है, उसका मास मान लेते हैं हम कैपिटल एम है, ठीक है। तो इन दोनों के मासेस जो है अलग अलग है, तो ऑब्वियस ही बात है कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो डिफरेंट होगी, ठीक है। दोनों केसेस में अलग अलग सेपरेटली आप इसको स्टडी करते हैं, लेकिन जब ये दोनों एक साथ कंपोजिटली एक सिंगल बॉडी की तरह काम करेगा, मतलब जब हमने इस स्ट्रिंग के साथ फोर्स और कार्ड को कनेक्ट कर दिए तो ये तो सिस्टम बन जाएगा पूरा का पूरा। तो इस पूरे सिस्टम की वजह से टोटल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं फोर्स कार्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। इंडिविजुअली स्टडी कैसे करेंगे, इसका मतलब अलग अलग करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम फोर्स की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं, ठीक है। मैंने इसको दो पार्ट में सेपरेट कर देता हूँ। फोर्स की प्रॉब्लम मैं अलग से स्टडी करूंगा, कार्ड की प्रॉब्लम मैं अलग से स्टडी करूंगा। लास्ट में जाकर मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके अल्टीमेटली आई कैन कैलकुलेट दैट एक्सेलरेशंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम फोर्स का मास हम कैपिटल एम माना, तो ऑब्वियसली इसका वेट जो वो किस तरफ लाइज करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड। वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड ही लाइज करेगा, ठीक है, इतना याद रखना। दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि वेट हमारा किस तरफ एक्ट होता है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर की तरफ ही एक्ट होता है हमेशा, ठीक है। अब देखो जैसे ये फोर्स चलेगा तो अपने पैर से ही करेगा, अर्थ को प्रेस करेगा, एज अ स्टेट नीचे की तरफ थोड़ा करेगा, क्योंकि जैसे अगर हम भी चलते हैं तो हमारा चलने का स्टाइल जो है वो किस तरह से होता है, इस तरह से होता है हमारा चलने का स्टाइल। हम क्या करते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में इसको फोर्स अप्लाई करते हैं, किसको, अर्थ सरफेस को बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो उसी तरीके से अर्थ क्या करेगी, रिएक्शन प्रोड्यूस करेगी हमारे ऊपर, दैट इज आर। तो उसी तरीके से फोर्स भी क्या करेगा, जब चलेगा तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज एफ, ठीक है। एक सर्टेन एंगल के ऊपर, स्टेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम कभी भी फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, एक सर्टेन एंगल पर हम उसको फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली अर्थ सरफेस क्या करेगी, दैट इज द अर्थ सरफेस, ठीक है। अर्थ सरफेस क्या करेगी, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन विल बी अप्लाइड ऑन अस, ठीक है। इक्वल यानी कि जितनी फोर्स हम लगाएंगे उतनी हमारे ऊपर रिएक्शन होगी, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। तो रिएक्शन जो अपर डायरेक्शन में चली गई, ठीक है, रिएक्शन जो चली गई हमारे पास अपर डायरेक्शन में चली गई। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे हमने रेजोल्यूशन प्रैक्टिस के बारे में पढ़ा हुआ है, ठीक है। देखो हमें कोई पर्टिकुलर एप्रोप्रिएट वैल्यू चाहिए कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम कर रहा है। तो यहाँ पे रिएक्शन नाइदर अलोंग द एक्स एक्सिस नाइदर अलोंग द वाई एक्सिस, तो हमें यहाँ पे किस चीज की जरूरत पड़ी, रेजोल्यूशंस करने की। तो ये कंपोनेंट मान लेता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है, जैसे हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज आर कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। इसको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, आप करेंगे इसके बारे में। तो हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को मानते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू आर कॉस थीटा। उसी तरह से ये बनेगा वर्टिकल कंपोनेंट, तो वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू आर साइन ऑफ थीटा, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट साइन ऑफ थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स की वजह से जो वेक्टर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिए। अब देखो there is a one kind of the force that is called the tension force which always produce in the string। किस केस में प्रोड्यूस होती है, स्ट्रिंग के केस में, ठीक है। मान लो ये मेरे पास एक, ठीक है, रूफ है, तो रूफ के साथ मैंने एक स्ट्रिंग को सस्पेंड दिया हुआ है, ठीक है, और इसके साथ मैंने एक कोई मास अटैच कर दिया हुआ है। तो ये क्या करेगा, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपने मास की वेट जो है नीचे की तरफ लगाएगा, ठीक है। तो वेट जो इसका नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे हम इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको कंसेप्ट समझ आ जाए कि सस्पेंशन टेंशन जो फोर्स इसमें प्रोड्यूस हो रही है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी। टेंशन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो वेट जब नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो टेंशन फोर्स आपने याद रखनी है, इट इज ऑलवेज टूवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन।
तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मेरा यहाँ पर है, ठीक है। तो टेंशन हमेशा उसी ही तरफ एक्ट करेगी, ठीक है। तो टेंशन किस तरफ लगी हमारी, अपवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में जब वेट नीचे की तरफ राइज कर रहा है और टेंशन जो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो यहाँ पे फोर्स जो है आगे की तरफ जा रहा है, ठीक है। फोर्स किस तरफ जा रहा है, आगे की तरफ। क्यों? अब मैं इसको वेट को क्यों नहीं ले रहा हूं, क्योंकि इस वेट को इस कंपोनेंट ने एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस कर दिया हुआ है, ठीक है। अगर काउंटर बैलेंस नहीं करता तो यहाँ पे एक कंडीशन हो जानी थी। क्या कंडीशन हो जानी थी, देखो कंडीशन ये मानते हैं अगर वेट ज्यादा हो जाता और ये कंपोनेंट छोटा हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, घोड़े के कारण था अर्थ सरफेस के अंदर ही चले जाना था, ठीक है, उसके अंदर ही एम्बेडेड हो जाना था। जबकि अगर इस कंपोनेंट को मैं ज्यादा मानता हूं तो इस कंपोनेंट की वैल्यू अगर ज्यादा होती है तो ये कंपोनेंट ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, तो इसका मतलब हॉर्स में उड़ने लग पड़ना था, फ्लाई करने लग पड़ना था। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इस कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट ने क्या किया है, एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर दिया, एग्जैक्ट बैलेंस किया, इसलिए घोड़ा जो है सरफेस पर ही रहता है, ना तो वो नीचे जाता है ना तो वो ऊपर डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे टेंशन की। तो टेंशन देखो यहाँ पे इस हॉर्स के लिए तो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहां पर है, इस काट के ऊपर है, यानी कि हॉर्स के लिए जो रस्सी बनी हुई है कहां पे बनी हुई है, काट में। तो इसका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कहां पे है, यहां पर है इसके लिए। तो इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो ये हॉर्स के लिए आ गई टेंशन, ठीक है। किसके लिए आ गई ये टेंशन, हॉर्स के लिए टेंशन आ गई है। किस तरफ आई, टुवर्ड्स द काट, किसकी तरफ, काट की तरफ। क्यों, क्योंकि इसकी रस्सी जो बनी हुई है, पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो होगा वो काट के ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हॉर्स के जितने भी वेक्टर्स बन रहे थे, रेजोल्यूशन हो रही थी, उसको हमने स्टडी कर लिया। अब इसके बेस पर हम एक इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब देखो इक्वेशन कैसे ड्रॉ करेंगे, ये चीज आप लोगों को सबको समझ आ गई, क्लियर है सबको बात। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, वेट नीचे की तरफ और वर्टिकल कंपोनेंट इसको एग्जैक्ट बैलेंस कर रहा है, लेकिन ये चीज बैलेंस नहीं होगी, ठीक है। अब देखो वर्टिकल कंपोनेंट और ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे इसको हमें ज्यादा छेड़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हम उस इक्वेशन को पकड़ते हैं जो अनबैलेंस्ड होती है, ठीक है। अगर हमें कभी जरूरत पड़ती है इन चीजों की तो हम इसको यूज करते हैं, लेकिन सबसे पहला हमारा टास्क होता है उस इक्वेशन को पकड़ो, उस वैल्यू को पकड़ो जो अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड कहां पे, ये अनबैलेंस्ड है। क्यों अनबैलेंस्ड है, ये क्यों नहीं है इक्वल, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जब फोर्स चलेगा, ठीक है, तो वो आगे की तरफ चलेगा, तो आगे की तरफ कौन सा कंपोनेंट एक्ट कर रहा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा है और ये क्या होगा, छोटा होगा। यानी कि फॉर द मोशन ऑफ द हॉर्स, हॉर्स कब मूव करेगा, जब आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा होगा और टेंशन जो से छोटी होगी। अगर मान लो टेंशन बड़ी होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट छोटा होता है, तो क्या होगा, तो उसको पीछे की तरफ ले जाएगा हॉर्स को, ठीक है। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोर्स का प्रॉब्लम क्या होता है, फोर्स आगे की तरफ चलता है, ठीक है। इसलिए ये कंपोनेंट ज्यादा है और ये वाला कंपोनेंट स्मॉलर है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है और टेंशन जो स्मॉलर है। अब यहाँ पे आती है बात इक्वेशन बनाने की। इक्वेशन देखो कैसे बनाते हैं हम लोग, देखो अब ये फोर्सेस जो है अनबैलेंस्ड है, ऑब्वियस सी बात है अनबैलेंस्ड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, एक बॉडी है, एक बॉडी के ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस तरफ से और एक फोर्स अप्लाई कर रहा है इस तरफ से, ठीक है। ये फोर्स अप्लाई कर रहा है 100 न्यूटन की, ये फोर्स अप्लाई कर रहा है 100 न्यूटन की। तो नेट फोर्स बताओ कितनी आएगी, नेट फोर्स विल कम्स आउट टू बी 0। ऑब्वियस ही बात है, दोनों क्या अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, कैसे 0 आएगी, 100 माइनस ऑफ 100, तो कितना हो जाएगा ये 0 के इक्विवेलेंट। अब मान लो ये 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, लेकिन ये 80 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो नेट फोर्स कैसे निकालूंगा मैं, नेट फोर्स जो आएगी मेरे पास वो कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो नेट फोर्स देखो लार्जर वैल्यू माइनस ऑफ स्मॉलर वैल्यू, ठीक है। तो लार्जर वैल्यू मैं इसको मान लेता हूं 100, ये वाली फोर्स माइनस ऑफ ये वाली फोर्स 80, तो नेट फोर्स कितनी आएगी 20। अब नेट फोर्स की डायरेक्शन देखो किस तरफ आएगी, ऑब्वियस ही बात है कि ज्यादा न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और ये कम न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो मैक्सिमम जो इफेक्ट रहेगा पूरी बॉडी का मूव करने का वो इस डायरेक्शन में होगा। तो ये जो 20 न्यूटन फोर्स लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, समझाए बात ये। तो इस तरीके से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा है, टेंशन छोटी है, तो मैक्सिमम इफेक्ट किस तरफ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ जा रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो एच जो है वो लार्जर है, तो नेट मेरे पास क्या बनेगी यहाँ पे, क्योंकि अनबैलेंस्ड फोर्स आ रही है, जब भी अनबैलेंस्ड फोर्स होती है तो नेट फोर्स आती है। अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होगी, तो देखो इस केस में अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं थी, बैलेंस्ड फोर्स थी, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया, फोर्स का 0 हो गया। यहाँ पे अनबैलेंस्ड आ रही है, तो अनबैलेंस्ड फोर्स के लिए क्या बनेगा, नेट फोर्स
ये फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना, बड़ा ज्यादा काम आएगा आगे, ठीक है। तो नेट फोर्स विल बी इक्वल टू द, किसकी इक्वल आएगी नेट फोर्स? अभी जैसे हमने किया नेट फोर्स कैसे निकाली, 100 लार्जर वैल्यू माइनस ऑफ स्मॉलर वैल्यू। तो यहाँ पे लार्जर वैल्यू का काम कौन कर रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट काम कर रहा है, यानी कि h बड़ा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा है इसलिए घोड़ा आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। और टेंशन जो है वो छोटी है, जब टेंशन छोटी है तो यहाँ पे मैं माइनस करके t लिखूंगा, समझाइए बात। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बड़ा है और टेंशन जो है वो छोटी है, इसलिए मैंने क्या किया, h माइनस ऑफ t करके लिखा यहाँ पे। ऑब्वियसली बात है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स किसके इक्वल होती है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले फोर्स लिख देता हूँ h माइनस ऑफ t। अब ये फोर्स किसकी इक्वल आएगी? मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। अब यहाँ पे देखो मास जो फोर्स का कितना माना हुआ है, कैपिटल M माना हुआ है, तो यहाँ पे लिखूंगा कैपिटल M इंटू A इज इक्वल टू h माइनस ऑफ t। सो दैट विल प्रोड्यूस द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ तक आपने क्या किया, फोर्स के मोशन को स्टडी करके आपने इक्वेशन प्रोड्यूस की। तो इक्वेशन क्या बनी, m is equal to h minus of t is equal, which is equation 1, ठीक है। तो क्या बनी इक्वेशन, m a is equal to h minus of t, ठीक है। अब हम करेंगे सेकंड प्रॉब्लम को स्टडी। सेकंड प्रॉब्लम क्या आ जाती है हमारे पास, कार्ड की प्रॉब्लम आ रही है सेकंड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कार्ड की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। इस इक्वेशन को याद रखना। अब हम कार्ड की प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। तो कार्ड, मोशन ऑफ कार्ड के मोशन को स्टडी करते हैं। अब देखो कार्ड का मास मैंने स्मॉल m माना है, तो ऑब्वियसली इसका वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, W इज इक्वल टू स्मॉल m इंटू जी। इसका ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल M मान रहे हैं या स्मॉल m, क्योंकि दोनों के मास जो अलग अलग होंगे। अब देखो कार्ड तो स्ट्रेट आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके वेट को काउंटर बैलेंस कर रहा है, कौन नॉर्मल रिएक्शन एग्जैक्टली काउंटर बैलेंस है, इसमें रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये स्टेट इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका कर रही है, ठीक है। ये फोर्स मिल रहा है, लेकिन इस पहियों की वजह से ये जो हमने व्हील्स लगाए हैं इस कार्ड के नीचे, इन व्हील्स और सरफेस के बीच में क्या होगी, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट होगी, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स जो उसके मोशन को अपोज करती है, इसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके ऊपर एक्ट होगी, व्हिच विल बी एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ द मोशन ऑफ कार्ड, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स होती है जब हम चलते हैं, किसी भी चीज को रोल करवाते हैं। जैसे मान लो ये मेरे पास व्हील है, ये आगे की तरफ जा रहा है, इस तरीके से रोल करता हुआ, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लगी, क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स रफ सरफेस। हमारा सरफेस जो होते हैं, कोई भी सरफेस है, वो एक्जैक्टली स्मूथ नहीं होते हैं। दे जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे उसको, तो दे आर द रफ, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होती है, रफनेस की वजह से ये फ्रिक्शनल फोर्स जो उसको मोशन को अपोज करती है, उसके मोशन में कर रही है, अपोज कर रही है, रोक रही है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में करती है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए मैं स्मॉल एफ लिख देता हूँ उसको, ठीक है। क्या लिखा मैंने, व्हील और सरफेस के बीच में जो फोर्स लग रही है उसको मैंने क्या किया, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। देखो अब ये कार्ड जो है किसके साथ बंधा हुआ है, फोर्स के साथ। तो टेंशन किस तरफ एक्ट करेगी, यहाँ पे देखो। अब इसके लिए पॉइंट ऑफ सस्पेंशन कौन काम कर रहा है, फोर्स कर रहा है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो टेंशन किस तरफ लगेगी, ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। तो टेंशन किस तरफ एक्ट कर रही है, टुवर्ड्स द फोर्स। किसके लिए, कार्ड के लिए। कार्ड के लिए जो ये टेंशन एक्ट करेगी वो किस तरफ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स द फोर्स। तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास टेंशन का रो इस डायरेक्शन में। फिर होगी बात ये, यहाँ पे रिएक्शन ने इसके वेट को काउंटर बैलेंस कर दिया है, जैसे इसके वर्टिकल कंपोनेंट इसको बैलेंस किया था। फ्रिक्शनल फोर्स एक काम कर रही है बैकवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाती है बारी हमारे पास मोशन ऑफ कार्ड। अब देखो यहाँ पे इन फोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों बैलेंस है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट है। अनबैलेंस फोर्स कौन सी होगी, देखो फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में जो उसको रोक रहा है, लेकिन टेंशन जो इसको आगे की तरफ लेके जा रही है। अब फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, जबकि टेंशन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। और ये फ्रिक्शनल फोर्स और ये टेंशन है। अब बताओ मेरे को, फ्रिक्शनल फोर्स और टेंशन में कौन बड़ा हुआ, कैसे पता करेंगे? अरे कार्ड का मोशन किस तरफ हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि कंपोनेंट क्या हुआ, बड़ा हुआ। तो फॉर द मोशन ऑफ द कार्ड टेंशन इज लार्जर देन दैट ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स। अगर फ्रिक्शनल फोर्स बड़ी होती तो एक तो पहले इसने कार्ड को रोक देना था, और दूसरी बात उसको पीछे की तरफ चला देना था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कार्ड आगे की तरफ चलता है, आगे की तरफ चल रहा है, तो मतलब ये कंपोनेंट जो है वो बड़ा है, टेंशन जो है वो बड़ी है, इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स छोटी पड़ती है। तो ऑब्वियसली है, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, नेट फोर्स आ रही है,
ठीक है। नेट फोर्स कितनी बनेगी, नेट फोर्स अनबैलेंस फोर्स बनी ना, ये भी अनबैलेंस फोर्स है, बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस है, ये दोनों फोर्सेस बैलेंस है, लेकिन F और T ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी है, टेंशन बड़ी है, तो T को मैं पहले लिखूंगा, लार्जर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू क्या है, F है, ठीक है। तो नेट फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल टू T माइनस ऑफ F। F क्या है, न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर देते हैं, तो फोर्स किसके बराबर होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना माना है यहाँ पे, स्मॉल m माना हुआ है, तो स्मॉल m इंटू ए टी माइनस ऑफ F इक्वेशन 2। और इक्वेशन वन क्या थी, m इज इक्वल टू h माइनस ऑफ t, इक्वेशन 1। क्लियर है यहाँ तक। अब यहां से आपको खुद ही अरेंज करके ये पता करना पड़ेगा कि हम लोगों ने यहाँ पे इन दोनों इक्वेशंस के साथ किस तरह से डील करना है, या तो उसको ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, ठीक है, या मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, या आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आप उसको डील करते हो, ठीक है। डील इस तरीके से करना है कि आपको कम से कम कैलकुलेशंस करनी पड़े। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, ठीक है, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो देखो कैसे करूंगा, एम ए प्लस ऑफ एम ए, राइट हैंड साइड पहले ऐड कर लिया मैंने, अब लेफ्ट हैंड साइड की बारी आती है, एच माइनस ऑफ टी, दूसरी इक्वेशन प्लस ऐड कर रहा हूं मैं, तो दोनों इक्वेशन में प्लस का साइन आएगा, टी माइनस ऑफ एफ। अगर माइनस करता तो ये कंपोनेंट रह जाने थे, मुझे पता है ये एक टी प्लस में आ रहा है, एक नेगेटिव में आ रहा है, तो सिंपली मैं ऐड कर दिया तो ये कट जाएंगे। हमारा काम क्या होता है, कम से कम कैलकुलेशंस को करना, एम ए एम प्लस स्मॉल एम, ए कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ क्या बचा, एच माइनस ऑफ एफ। तो टोटल एक्सेलरेशन देखो इस सारे सिस्टम की वजह से कितनी प्रोड्यूस होगी, एच माइनस ऑफ एफ अपॉन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, दैट इज द टोटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द होल सिस्टम। ये पूरे पूरे सिस्टम की वजह से जो टोटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, डिवाइड वैल्यू कितनी होगी, दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स सरफेस के बीच में कितनी एक्ट कर रही है, तीसरा डिवाइड करके दोनों के मासेस को ऐड करके वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो आप लोगों को ये सारे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पूछा जाता है कि फोर्स का मास इतना है, कार्ड का मास इतना है, और आप मेरे को बताओ कि टोटल एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स भी आपके पास गिवन होगी, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल ये फार्मूला अप्लाई करो, you can easily get that acceleration produced by the whole of the system। क्लियर होगी बात सभी को ये।